Hello बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 11 अकाउंटेंसी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने अकाउंटेंसी की शुरुआत करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, कुछ चीज़ों के मीनिंग जाने थे और कुछ हिस्ट्री पढ़ी थी हमने अकाउंटिंग की। लेक्चर 3 आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेक्चर 3 में हम सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का रिवीजन करेंगे और फिर लेक्चर 3 में हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। लेक्चर 3 का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज आप समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग है क्या। अभी तक आप समझ रहे थे एक लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज में यूज होने वाली टर्म्स, हम ये सभी चीज़ें अभी तक पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। उससे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो माता सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले। गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। अब ये स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। अब जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं, लेकिन जिस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, वो बहुत सही सीक्वेंस है। और आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, क्योंकि हर चीज़ होने वाली है। जैसी प्रोसेस चल रही है उस पर ट्रस्ट करिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है ट्रस्ट दी प्रोसेस। धीरे धीरे आप सीखेंगे, समझेंगे और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। दूसरी चीज़, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर बिलीव करिए। और तीसरी चीज़, रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। आपको सभी लेक्चर्स के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है क्विक रिवीजन। सेकंड चीज़, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग हम कर चुके थे। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हम कर चुके हैं। मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग आज से हम इस लेक्चर में करेंगे। अकाउंटिंग कैसे, किस मतलब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन किस जगह पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, वो देखेंगे। अकाउंटिंग के कौन कौन से यूज़र्स हैं, मतलब कौन कौन अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव और रोल क्या है अकाउंटिंग का, वो चीज़ भी हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर की शुरुआत से पहले हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जो जो पढ़ चुके हैं उन सभी चीज़ों का रिवीजन करने वाले हैं। तो एक बार आपको मेरे साथ उस चीज़ का रिवीजन कर लेना है, ताकि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको बहुत अच्छे से याद रहें, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहली चीज़ जो हमने लेक्चर 1 में देखी थी वो थी अकाउंटेंसी। मैंने आपको 3 वर्ड्स के मीनिंग बताए थे। पहला वर्ड था अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमने समझा था, अकाउंटेंसी मतलब होता है एक सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये सभी एक सब्जेक्ट है ना। वैसे ही अकाउंट्स भी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है। ये हमें वो नॉलेज देता है और वो स्किल्स देता है जिनकी मदद से अकाउंटिंग की जानी है। तो अकाउंटेंसी हमें क्या देता है, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हमें नॉलेज देता है एंड स्किल्स देता है। फॉर, किस लिए देता है, डूइंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जिस नॉलेज और जिस स्किल्स की जरूरत पड़ती है वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हमें नॉलेज एंड स्किल्स देता है अकाउंटिंग करने के लिए। ये हमें रूल्स बताता है और प्रिंसिपल बताता है। ये हमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताता है अकाउंटिंग करने के। तो ये एक सब्जेक्ट है जो हमें नॉलेज एंड स्किल्स देता है अकाउंटिंग करने की। जैसे बाकी सभी सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है।
हमने टर्म्स पढ़ी थी जो सिर्फ अकाउंट्स में यूज होती हैं। वो टर्म्स भी हमें कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताती है कि ये टर्म्स अकाउंट्स में यूज होती हैं। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको इन टर्म्स का यूज करना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने देखी थी। दूसरा था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? तो अकाउंटिंग जो है ना, वो एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? इस प्रोसेस को फॉलो कर कर हम अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम अकाउंट्स बनाते हैं। अब इस प्रोसेस में ना बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है जर्नल। क्या आती है अकाउंटिंग प्रोसेस में? सबसे पहली चीज आती है जर्नल, फिर लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलती जाती है और हम फिर बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग is a process of preparing accounts। अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जाता है। और तीसरी चीज जो हमने देखी थी वो था अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब होते हैं एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब जो अकाउंटिंग की प्रोसेस करने के बाद जो आखिरी में हमको मिलता है वो होते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब अकाउंटिंग करके जो हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं अकाउंट्स। तो ये तीनों चीज आपको फिर से एक बार याद आ गई होंगी, हमने कैसे पढ़ी थी। आगे हमने पढ़ी थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, और उससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग देखी थी। तो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में फादर ऑफ अकाउंटिंग का नाम क्या था? लूका पैसियोली। आपको सिर्फ ये सुनना है, लूका पैसियोली नाम था, जिन्होंने 1494 में, आई होप सो मैं सही बोल रहा हूँ, जिन्होंने 1494 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। और इन्होंने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करी थी, डेबिट और क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जिसके दो साइड्स हो, और दोनों साइड्स कौन से होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो याद रखना किन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी? लूका पेसियोली ने 1494 में। इसके बाद हमने देखी थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। तो वो बेसिक टर्म्स समझना एक बार फिर से ध्यान से सुनना। जितनी टर्म्स मुझे याद आते जा रही हैं मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ और एक एक टर्म हम अच्छे से समझते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम इस वाले लेक्चर में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने वहां पर पढ़ी थी एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? जिसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो। मतलब एक बिजनेस है जिसका खुद का एक अलग नाम है, जिसकी खुद की एक अलग पहचान है, जिसकी खुद की एक अलग लीगल आइडेंटिटी है, उसे हम बोलते हैं एंटिटी। बिजनेस एंटिटी किसे बोलते हैं? सेपरेट मतलब जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, उसे हम एंटिटी बोलते हैं। जैसे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जिसके ऑनर है रतन टाटा जी, जो अब नहीं रहे। तो टाटा मोटर्स जो है ना, उसका एक अलग नाम है, उसकी एक अलग पहचान है, उसका एक अलग बैंक अकाउंट है, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या आपके पड़ोस में आसपास कोई सी ग्रोसरी शॉप होगी, है ना, वेजिटेबल स्टोर होगी, कोई सी ग्रोसरी शॉप होगी, किराना स्टोर, कुछ भी होगा, तो उन सभी का कुछ अलग नाम होता है, उनका अलग बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। तो वो सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं, उन्हें हम एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जिनकी एक अलग पहचान हो उन्हें हम एंटिटी बोलते हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टाइप की हमने देखी थी, उस वाले लेक्चर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी। एंड एंटिटी भी ना दो टाइप की होती है। एंटिटी जो होती है ना, दो टाइप की होती हैं, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। प्रॉफिट ओरिएंटेड कौन सी होती है? जो बिजनेस कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड कौन सी होती है? जो बिजनेस कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, जो बिजनेस करके सोशल वर्क कर रही हैं, जिनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं। आगे हम लोग समझते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी कुछ वैल्यू है। एन इवेंट हैविंग सम वैल्यू इन बिजनेस। ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है, बिजनेस में कुछ हो रहा है, कोई सा इवेंट हो रहा है जिसकी कुछ वैल्यू है। वैल्यू कैसी? मॉनेटरी वैल्यू, जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं पैसों में, तो उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। जैसे हमने सैलरी पे करी, सैलरी पेड, हमने कुछ बेचा, सेल करी, हमने कुछ खरीदा, परचेज करा, है ना? जो भी चीजें हम कर रहे हैं बिजनेस में और उनकी कुछ वैल्यू है, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, और इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में। ये चीज हम आगे देखेंगे, अभी आप सिर्फ समझिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। कोई से भी इवेंट्स जिनकी कुछ वैल्यू है बिजनेस में, जैसे सैलरी पे करी, सेल करी, परचेज करी, या कहीं से भी पैसे आए, मनी रिसीव हुई, मनी रिसीव्ड, तो ये सभी चीजें काय में आ जाती हैं? ट्रांजैक्शंस में आ जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने देखा था एसेट्स। देखो, क्विक रिवीजन चल रहा है अभी हमारा। हम एक एक चीज जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ी थी उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे हम इस लेक्चर का देखेंगे। मे बी हम इस चीज को 20 मिनट और दे सकते हैं रिवीजन को, हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज कर रहे हैं। और अभी 10 मिनट हो चुके हैं हमारी क्लास को। 20 मिनट और, मतलब शुरुआत के आधे घंटे हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, फिर 1 घंटे की हमारी क्लास रहेगी जिसमें हम आज का कंटेंट पढ़ेंगे जो जो आज की क्लास में है। अब एसेट्स क्या होता है? रिसोर्सेस ओन्ड बाय बिजनेस। जो भी चीज आपके बिजनेस के पास है, जो आपका बिजनेस ओन करता है, वो सभी चीजें एसेट्स होती हैं बिजनेस की। हमने एसेट्स देखे थे, दो टाइप के एसेट्स होते हैं। एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स, और दूसरे एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो हमारे बिजनेस में सिर्फ 12 महीने के लिए या उससे कम समय के लिए रहते हैं, वो सभी करंट एसेट्स होते हैं। हेल्ड इन बिजनेस फॉर लेस देन 12 months। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? हेल्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 12 months। जो हमारे बिजनेस में 12 महीने से मतलब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। और जो हमारे बिजनेस में 1 साल से कम समय के लिए, 1 साल से कम समय के लिए रहते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स हो जाते हैं। अब जैसे स्टॉक है, स्टॉक जो है ना, वो हमारे बिजनेस में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रुकता। रुक रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक को हम क्या मानते हैं कि ये 1 साल से ज़्यादा हमारे बिजनेस में नहीं टिकेगा, इसलिए ये हमारे करंट एसेट्स में आ जाता है। अब हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी हमारी ना नॉन करंट एसेट्स में आती है, क्योंकि हम ये सोच के खरीदते हैं कि ये मशीन जो है बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहेगी, तो वो नॉन करंट एसेट्स हो जाता है। कैश हमारे बिजनेस में आता जाता रहता है, तो वो करंट एसेट्स में होता है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये था हमारा एसेट्स। वैसे ही जो लाइबिलिटीज़ हमने पढ़ी थी, चेंज तो हमने लाइबिलिटीज़ पढ़ी थी। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे एसेट्स हमारे बिजनेस की रिसोर्सेज होती है, वैसे ही लाइबिलिटीज हमारे बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू पे इन नियर फ्यूचर। मतलब हमें जिस भी चीज को, जिसको भी पे करना है फ्यूचर में, वो सभी चीजें हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। हमें जो भी पे करना है, कुछ चीज हमारे पास है लेकिन वो हमारी नहीं है, तो हमें उसे वापस देनी पड़ेगी, तो वो हमारी लायबिलिटी है। मतलब कुछ भी ऑब्लिगेशन जो आपके बिजनेस के पास है, आपके बिजनेस को किसी को पे करनी है, वो सभी चीजें आपकी लायबिलिटीज में आ जाती हैं। लायबिलिटीज भी दो टाइप की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और दूसरी होती है नॉन करंट
लायबिलिटीज। दो टाइप की लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट मतलब वही विद इन 12 मंथ्स, और नॉन करंट मतलब मोर देन 12 मंथ्स। करंट लायबिलिटीज 1 साल से कम समय के लिए रहती हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहती हैं। अब करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल है, मैंने किसी से लोन लिया 4 महीने के लिए, मुझे 4 महीने में वो लोन पे करना है। तो वो जो लोन है ना, वो मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि वो 1 साल से कम समय में मैं उसको खत्म कर दूंगा, मैं उसे पे कर दूंगा। नॉन करंट लायबिलिटी, मान लो मैंने 5 साल का लोन लिया है, मुझे 5 साल में पे करना है, तो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए है वो लोन। तो लोन है, पे करना है, इसलिए मेरी लायबिलिटी है, 1 साल से ज़्यादा समय है मेरे पास, तो वो मेरे लिए नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है। ये हो गए एसेट्स और लायबिलिटीज हमने देख लिए। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉफिट। हम भले ही अलग सीक्वेंस में चल रहे हैं, बट जो जो चीज़ें हमने उस लेक्चर में पढ़ी थी, हम ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर में हम उसे कवर कर सकें। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जितना भी बिजनेस में आपने खर्चा किया और जितना भी आपने कमाया, उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे के ऊपर जितना भी था आपका ज़्यादा। मान लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक अच्छे से समझने के लिए। आपने, आपका खर्चा था, आपके एक्सपेंसेस थे 25 लाख के, और आपकी इनकम थी 28 लाख की। तो इनका जो डिफरेंस है ना, जो एक्सेस है 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। ये 3 लाख रुपीज आपके क्या बन जाएंगे? प्रॉफिट बन जाएंगे। ऐसे ही होता है लॉस का, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। इसका मतलब है आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपकी इनकम कम है। मान लो आपके एक्सपेंस हैं 25 लाख के, और आपकी इनकम है 24 लैक्स की, तो आपका ये जो 1 लाख रुपए, ये आपका बन जाएगा लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस मतलब आपके खर्चे ज्यादा हैं आपकी इनकम से, और इसका मतलब होता है आपकी इनकम ज्यादा है और आपके खर्चे कम है। इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा उस केस में। अगर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो उसको उस केस में आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। एक्सपेंस मतलब होता है आपने जो भी बिजनेस में खर्चा करा, आपने जो भी खर्चा करा बिजनेस में, वो सभी चीजें एक्सपेंस कहलाती हैं। जैसे सैलरी पे करी, सैलरी पे करी, या रेंट पे करा, कमीशन पे करी, ये सभी आपके खर्चे होते हैं। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में मतलब समझना। एक्सपेंस जो होते हैं ना, वो खर्चे होते हैं जिनके रिटर्न में हमको कुछ मिलते नहीं है, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। इनके रिटर्न में जब ये खर्चे हम करते हैं तो कोई प्रॉपर्टी रिसीव नहीं होती, नो प्रॉपर्टी या एसेट रिसीव्ड। और एक्सपेंडिचर मतलब होता है आपने कुछ खर्चा करा और उस खर्चे को करने के बाद आपको कुछ प्रॉपर्टी मिली, इसलिए एक्सपेंडिचर में जाता है। जैसे आपने मशीन परचेस करी, मशीन परचेस करी, तो मशीन परचेस करना एक खर्चा है, और उसको करने के बाद आपको मशीन मिली आपके बिजनेस में, तो ये मशीन जो है आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई, आपका एक एसेट है मशीन, क्योंकि अब आपके बिजनेस की रिसोर्सेज बन गई है। वैसे ही आपने गुड्स परचेस करें, अब आपने गुड्स परचेस करे, तो गुड्स आपका स्टॉक है, आपका एक एसेट बन गया, आपके बिजनेस में गुड्स आ गए। तो एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, ये एक्सपेंडिचर होता है। दो टाइप के एक्सपेंडिचर हमने कल देखे थे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो आपने करा और जिसका बेनिफिट 1 साल से कम समय के लिए है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बेनिफिट हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय के लिए होता है। जैसे आपने मशीन परचेज करी तो मशीन परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपके बिजनेस में रहेगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने एक्सपेंडिचर भी समझ लिया। एक बार गुड्स देख लेते हैं। गुड्स मतलब होता है परचेज करना या सेल करना उस चीज को। गुड्स वो होता है जो आपके बिजनेस का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ बिजनेस। स्टॉक ऑफ बिजनेस, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो चीज आपके लिए गुड्स होगी। जैसे अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ऑफ फर्नीचर, तो जो फर्नीचर आपने खरीदने या बेचने के लिए रखा है वो फर्नीचर आपका गुड्स है। फर्नीचर हेल्ड फॉर सेल इन बिजनेस, तो ये आपका क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। जो भी चीज आपने बिजनेस में बेचने के लिए रखी है, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, आप मशीन का बिजनेस कर रहे हो तो मशीन आपके लिए गुड्स है, और अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो कपड़े आपके लिए गुड्स हो जाते हैं। हर चीज आपको समझ में आ रही होगी। देखो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने ये सभी चीजें डिटेल में पढ़ी थी, और अभी मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। सब चीजें नहीं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है एनीथिंग इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय इट्स ऑनर। ऑनर ने जो भी चीज इन्वेस्ट करी बिजनेस में वो सभी चीजें कैपिटल में आ जाती हैं। जैसे कैश मतलब पैसे, अगर वो मशीन लाया तो मशीन भी उसकी कैपिटल हो गई, अगर वो गुड्स लेके आया तो गुड्स भी उसके कैपिटल हो गए। वो कुछ भी चीजें लेके आता है वो सभी चीजें उसकी कैपिटल में आ जाती हैं। अगर वो बिजनेस में लेकर आया खुद के पास से, उसने बिजनेस के पैसों से खरीदी, वो कैपिटल नहीं है। अगर वो बिजनेस में लेके आया खुद के पास से तो वो चीज उसकी कैपिटल हो जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। रिवीजन, हमने जो जो चीज़ें हमें याद थी और जो जो चीज़ें ज़रूरी थी, बेसिकली जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो सभी चीज़ों का हमने रिवीजन कर लिया है। और 22 मिनट्स हमको हो चुके हैं। अब हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास का कंटेंट हम कंटिन्यू करते हैं, और जो भी चीज़ बाकी है हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को कवर करेंगे। तो लेक्चर 3 में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इकोनॉमिक इवेंट्स से। आई होप सो आपको रिवीजन में मज़ा आया हो। हमने हर चीज़ मन से रिवाइज करी है, हमने कुछ भी नहीं लिखा था स्लाइड में, कुछ भी हम ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लेके आए थे कि सब कुछ लिखा है। हमें जो जो याद आया हमने वो सभी चीज़ें रिवाइज कर ली। अब इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब क्या होता है? तो जो अकाउंटिंग होती है ना, प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखना, मजा आ जाने वाला है। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है इकोनॉमिक इवेंट से। अ हैपनिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, मतलब आपके बिजनेस में कोई इवेंट हुआ जिसमें कुछ फाइनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व है, जिस जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, मतलब कुछ भी आपके बिजनेस में हुआ जो फाइनेंशियली आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो इवेंट इकोनॉमिक इवेंट कहलाता है। अब दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक इंटरनल इवेंट होता है और एक एक्सटर्नल इवेंट होता है। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड एन आउटसाइड पार्टी। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब होता है आपके बिजनेस में एक्सटर्नल इवेंट होता है आपके बिजनेस में कोई सी भी ट्रांजैक्शन हुई किसी बाहर वाले के साथ, मतलब आपके बिजनेस के किसी बाहर वाली पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो एक्सटर्नल इवेंट कहलाता है। मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व है इस इवेंट में। जैसे हमने गुड्स सेल करे कस्टमर को, तो हमारे बिजनेस ने किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन करी, कस्टमर जो है वो बाहर वाला व्यक्ति है, तो वो हमारा एक्सटर्नल इवेंट हो गया। अब इंटरनल इवेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस दैट हैपन एंटायरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, और हमारे बिजनेस के अंदर ही हमारी कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, तो वो सभी इंटरनल इवेंट्स हो जाती हैं। और इसमें ये हमारा बिजनेस है और ये बाहर वाली पार्टी है, ये हमारा
कस्टमर है, तो इसके साथ इसकी हो रही है ट्रांजैक्शन, तो ये होता है एक्सटर्नल, ये आउटसाइडर है। एक्सटर्नल इवेंट, तो इसे हम एक्सटर्नल इवेंट बोलते हैं। और इस वाले केस में हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के अंदर ही अंदर हो रही है, तो ये वाला कहलाता है इंटरनल इवेंट। अब बिजनेस के अंदर कैसी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? हमने रॉ मटेरियल का मतलब मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 में बताया था आपको। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। हमने कच्चा माल हमारे वेयर हाउस मतलब गोडाउन से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भेजा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कच्चा माल हमने गोडाउन से भेजा जहां पर फिनिश्ड गुड्स बनता है, उस कच्चे माल का यूज कर हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं वहां पर। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भेजा हमने रॉ मटेरियल। मान लो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और ये जो है ये हमारा स्टोरेज है। तो हमने इस स्टोरेज से हमारे बिजनेस के अंदर ही अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भेजा है, तो ये होती है इंटरनल इवेंट्स। इनको हम बोलते हैं इंटरनल इवेंट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर हो रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। आपको ये जो नीचे येलो कलर में डेफिनेशन दी हुई ना, आपको ये वाली डेफिनेशन देखनी है। तो देखो, रुको जरा, पहले सबसे पहले व्हाइट कलर लेते हैं। अकाउंटिंग जो है ना, वो एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है भाई, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? जैसे आप साइंस पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हर चीज के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे ही ना अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, एक कला है। अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। किस चीज को करने की कला है? रिकॉर्ड करने की कला है। मतलब आपको इसमें रिकॉर्ड करना रहता है, क्लासिफाई करना रहता है, एंड समराइज करना रहता है एक सिग्निफिकेंट मैनर में। क्लासिफाई मतलब उसको छांटना रहता है, समराइज करना सही चीजों को सही जगह पर रखना होता है, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक सही मैनर को फॉलो करके, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी और मॉनेटरी टर्म में। क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो मॉनेटरी टर्म में है, मतलब जिसमें कुछ फाइनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व हैं। मतलब उसे हम वैल्यूज, हम उसे किसी वैल्यू, कुछ वैल्यू में मेजर कर सकें। वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे? मनी के टर्म में। जैसे ये 10,000 का है, 25,000 की ट्रांजैक्शन करी हमने, हमें 1 लाख रुपए मिले, हमने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी, मतलब इन सभी चीजों में क्या है? कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, और इस आर्ट को आप लोग सीख रहे हो। आप क्लास 11th में आए हो, आप लोग फ्यूचर अकाउंटेंट्स हो। आपके पास ये स्किल्स है, आपके पास ये आर्ट है कि आप अकाउंटिंग कर सकते हो, क्योंकि आप लोग अभी यहां पर ये बैठ के सीख रहे हो। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कोई सी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट आपके बिजनेस में हुआ जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। किस किस टाइप के कैरेक्टर का है? फाइनेंशियल कैरेक्टर का। एंड इंटरप्रेटिंग देयर ऑफ रिजल्ट्स। फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और फिर जो आखिरी में हमको रिजल्ट मिलता है, जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, इस प्रोसेस के आखिरी में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो वो फाइनल अकाउंट्स हम उनके यूजर्स को देते हैं। वो जो रिजल्ट्स है ना, वो हम दिखाते हैं लोगों को कि अब ये हमारी अकाउंटिंग, ये हमारे बिजनेस का रिजल्ट निकला। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part of at least of the financial character and interpreting the results thereof। तो ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये आपको याद कर लेनी है, और रेदर समझ लेनी है। एक दो बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है, ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद, तब आप इसको सीखना और समझना स्टार्ट करोगे।
अब 4 पिलर्स होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। अकाउंटिंग प्रोसेस के 4 पिलर्स होते हैं और इन चारों स्टेप्स को, इन चारों पिलर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला पिलर है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। क्या मतलब होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। डिटरमाइन करना विच ट्रांजेक्शन्स टू रिकॉर्ड, मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जानी है, वो पहले पहचाननी पड़ेगी हमको। कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और क्या इस ट्रांजेक्शन में कुछ मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, तभी हम उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है, मतलब उसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो हम उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिफाइंग ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। मेजरमेंट मतलब हम रुपये या पैसा में पहले उस ट्रांजैक्शन को मेजर कर सके, रुपये पैसे या डॉलर, जो भी जैसे भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले क्वांटिफाई करना है कि क्या इस ट्रांजैक्शन की कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। मैंने सैलरी पे करी तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, 50,000, 1,00,000, 10,000, कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी। लेकिन मैंने एक एम्प्लॉय को हायर करा, तो वो हायर करना भी तो एक इवेंट है, लेकिन उसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी इन्वॉल्व है। हाँ, मैं जब उसकी सैलरी पे करूंगा तो मैं उसे पैसे दूंगा, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसको हायर हायर करने वाली बात को रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिजनेस में। समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। एंटरिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब मैंने यहाँ लिख रखा है डेट वाइज। हम फिर सभी ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज लिखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हम सभी ट्रांजेक्शन्स को उसमें लिखते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, जो जो हो रही है। सैलरी पे करी तो वो लिख दी, गुड्स परचेज करे तो वो लिख दिए, सेल करी तो वो लिख दी, रेंट पे करा तो वो लिख दिया। हम जिस जिस डेट पे आती है उसे हम क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज लिखते जाते हैं। फिर लास्ट पिलर होता है कम्युनिकेशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमको रिजल्ट मिले, वो हमें बताने रहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को। अब इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, हम ये चीज आगे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इन्हें ध्यान से समझना प्लीज। देखो, हर चीज की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी बहुत मैटर करती है। वैसे ही अकाउंटिंग की जाने जब अकाउंटिंग की जाती है, तो ध्यान दिया जाता है कि अकाउंटिंग अच्छी क्वालिटी में की जाए, अच्छी क्वालिटी से की जाए अकाउंटिंग। क्या मतलब है इसका? तो सबसे पहली चीज आप देखो, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बियासेस, वेरीफाइबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज। मतलब आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, या कुछ भी आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी गलत उसमें शो कर रहे हो ताकि आपका फायदा हो सके। आपके फायदे के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और जो अकाउंटिंग की जानी चाहिए वो इंडिपेंडेंट पार्टीज के द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए, मतलब दूसरे लोग उन्हें चेक करें। चेक कौन करता है? जो सीएज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो ऑडिट करते टाइम इन्हें चेक करते हैं अकाउंटिंग को। और ऑडिटर्स मतलब जो सीएज होते हैं ना, वो आपके बिजनेस से जुड़े नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट पार्टीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपकी एम्प्लॉयज और आपके डर के मारे वो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं भाई, वो इंडिपेंडेंट पार्टीज होना चाहिए उन्हें। और वही लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो आपके कहीं से भी रिश्तेदार हैं या कुछ भी लगते हैं तो वो वेरीफाई नहीं कर सकते। ये रूल होता है। तो एरर फ्री होनी चाहिए और वेरीफाइबल होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। किनके द्वारा? इंडिपेंडेंट पार्टीज द्वारा। इंडिपेंडेंट पार्टीज मतलब जिनका आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, उन्हें हम इंडिपेंडेंट पार्टीज बोलते हैं। रेलिवेंस का मतलब होता है मस्ट बी अवेलेबल ऑन टाइम एंड हेल्प इन मेकिंग प्रिडिक्शंस। मत अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, वो हमें टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए। जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, वो जब मांग रहे हैं तब उन्हें वो मिल जानी चाहिए। और उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज कर कर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें कि हमारे बिजनेस की आगे की स्थिति कैसी होगी, ये हम उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के बता सकें। अब तीसरा पॉइंट जो है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटिंग ऐसे की जाए कि वो दूसरे लोगों को समझ में आ जाए। अब आप हर कुछ कर रहे हो अकाउंटिंग में, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, आप कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, अपने मन से कर रहे हो, तो वो गलत है। इसीलिए अकाउंटिंग की जो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी, उसने हमको कुछ स्किल्स दी, उसने कुछ हमको नॉलेज दिया कि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करके और ऐसे अकाउंटिंग करनी है। हर कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकता। सही प्रोसेस को फॉलो कर कर अकाउंटेंट्स जो अकाउंटिंग का नॉलेज ले रहे हैं, अकाउंटेंसी की मदद से वही लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। और जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो सेम
सेम तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, सेम रूल्स एंड सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, अगर सभी लोग सेम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उससे हर इंसान, अकाउंटेंसी का नॉलेज रखने वाला हर इंसान उस अकाउंटिंग को समझ सकता है। उन रिपोर्ट्स को देखकर वो जान सकता है कि इसका क्या मतलब है। अगर सब हर इंसान अलग अलग अकाउंटिंग करता अपने अपने तरीके से तो किसी को समझ में ही नहीं आता कि ये इसने ऐसा क्यों करा, इसका मतलब क्या है। इसीलिए एक रूल बनाया गया, एक प्रिंसिपल बनाया गया है कि सिर्फ इन्हें फॉलो कर कर आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। कंपेरेबिलिटी, यही मतलब इसका, यूजर्स मस्ट बी एबल टू कंपेयर रिपोर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड डिफरेंट एंटिटीज ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। अब जो कंपेरेबिलिटी का मतलब है ना, जैसे मेरा बिजनेस है, किसी चीज का बिजनेस है मेरा, मान लो एजुकेशन का बिजनेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट मैं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। या कोई भी बिजनेस दूसरे बिजनेस से उनकी रिपोर्ट्स कंपेयर करता है कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। तो वो कंपेरेबिलिटी कैसे होती है, दोनों की अकाउंटिंग सेम तरीके से हुई होगी, सेम रूल्स को फॉलो करके हुई होगी, तो हम उन्हें इजिली कंपेयर कर सकते हैं। सेम बिजनेस है, मान लो बिजनेस एक पेट्रोलियम वाला है और एक दूसरा पेट्रोलियम वाला है, तो इन दोनों का सेम बिजनेस है, तो इनकी रिपोर्ट्स हम कंपेयर कर सकें। कैसे कंपेयर कर पाएंगे, सेम अकाउंटिंग मेथड्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं, और सेम अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इसका ये मतलब था कंपेरेबिलिटी का। अब हम पढ़ने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स मतलब जो लोग अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। हु वॉन्ट्स दिस डेटा एंड वाई, और किन्हें इस डेटा की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, ये हम समझने वाले हैं। तो दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। पहले इंटरनल यूजर्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स जो आपके बिजनेस के अंदर हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जो आपके बिजनेस के बाहर हैं। ये इनसाइड द बिजनेस, और इसमें आ जाते हैं आउटसाइडर्स। अब जैसे मैनेजर है, वो आपके बिजनेस के अंदर है, वो आपके बिजनेस का एक हिस्सा है। डायरेक्टर्स हैं, ये सभी लोग आपके बिजनेस का एक हिस्सा हैं। उन्हें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो परफॉर्मेंस देख सके कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। द बिजनेस कैन पे इट्स डेब्ट्स, और क्या हमारा बिजनेस हमारे डेब्ट्स, डेब्ट्स मतलब जो जो लोन हमने ले रखा है, जहां जहां से हमने पैसे ले रखे हैं, वो चुकाने के लायक है कि नहीं, हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या ये प्रॉफिट कमा रहा है या ये लॉस इनकर कर रहा है। तो मैनेजर जो होता है, जो डायरेक्टर होते हैं, इन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। ऑनर जो होता है बिजनेस का, वो भी इंटरनल होता है, क्योंकि वो भी देखना चाहेगा ना कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। वो कैसे पता कर सकता है, अकाउंटिंग की मदद से। अकाउंटिंग में जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, हमारा बिजनेस फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमाएगा और अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है। और अगर लॉस कमा रहा है तो हम इस लॉस को कैसे खत्म करें और प्रॉफिट कैसे कमाएं। ये सब देखने के लिए इंटरनल यूजर्स होते हैं, मतलब जो बिजनेस के अंदर है, और उन्हें हम इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। तो ये भी यूजर हो गए अकाउंटिंग के। इन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है, ये उस डेटा को देखकर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, बहुत सारी चीजें रहती हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जो हमारे बिजनेस के बाहर के लोग रहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस के बाहर रहते हैं। किसी बाहर के इंसान ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, जैसे इन्वेस्टर, उसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करा, तो उसको रिटर्न मिलेगा। इसलिए वो हमारे बिजनेस को देखेगा, कि हमारे बिजनेस की रिपोर्ट्स को देखेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं, क्या हमारा, क्या ये जो बिजनेस है ये लॉस तो नहीं कमा रहा, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। इसलिए इन्वेस्टर को जरूरत पड़ती है। क्रेडिटर्स मतलब होता है जिन लोगों से हम उधार खरीदते हैं। बिजनेस में हम कई बार माल उधार खरीद कर लाते हैं, है ना, मतलब बिना पैसे दिए हम माल खरीद के लिए आते हैं और बाद में पैसे देते हैं, तो उन लोगों को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स या लेंडर्स। तो वो हमें कब उधार देंगे, जब वो ये हमारी रिपोर्ट्स देखेंगे कि हाँ, ये तो प्रॉफिट कमाता है, ये मेरा पैसा वापस चुका देगा। अगर वो देख रहा है कि ये तो बहुत टाइम से लॉस कमा रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता है, उसमें हमेशा लॉस ही लॉस आ रहा है, तो वो हमें उधार नहीं देंगे कि भैया हमारा पैसा तो डूब सकता है।
वो पहले देखेंगे कि क्या इसकी एबिलिटी है कि ये अपना लोन रीपे कर सके। इसलिए जो लेंडर्स हैं, मतलब जो जिनसे हम लोन लेते हैं उन्हें हम लेंडर्स बोलते हैं। तो वो लोग भी बाहर के लोग हैं बिजनेस के, और वो हमें कब पैसा देंगे, जब हम हमारी एबिलिटी होगी कि हम अपना लोन वापस से पे कर सकें। गवर्नमेंट या टैक्स ऑथोरिटीज फॉर वैट, इनकम टैक्स एंड लीगल कंप्लाइंसेस। अब देखो गवर्नमेंट को भी हमारे डेटा की जरूरत पड़ेगी कि यार मुझे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखनी पड़ेगी, ये प्रॉफिट कमा रहा है तो ये टैक्स क्यों नहीं दे रहा। तो गवर्नमेंट भी देखेगी कि भाई हाँ, इससे मुझे टैक्स चाहिए क्योंकि इसने प्रॉफिट कमाया है। लॉस इनकर कर रहे हो तो टैक्स नहीं लगता, बट प्रॉफिट कमा रहे हो तो टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट देखेगी उन रिपोर्ट्स को, तभी तो उसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस इनकर कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं। अपना अकाउंटिंग के कुछ सब डिसिप्लिन्स हैं, मतलब कुछ और ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के। सब डिसिप्लिन्स को हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे हम पढ़ लेते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिर्फ रीड करो ध्यान से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इस वाली अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। फोकसेस ऑन कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इसमें हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ताकि हम बिजनेस की सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक कर सके कि हमारा बिजनेस सक्सेस हो रहा है या फेल हो रहा है, हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। वो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब होता है असिस्ट इन एनालाइजिंग एक्सपेंडिचर टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड हेल्प्स इन फिक्सिंग प्राइसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है, आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपके गुड्स का कॉस्ट निकालना पड़ता है कि आपका गुड्स आपको कितने का पड़ा, और फिर आप उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके उस गुड्स को बेचते हो। तो कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। ये पता लगाया जाता है कि आपने इस चीज को लाने में कितना खर्चा करा, सब चीजें मिला मुलू के। चलो मैं समझाता हूँ आपको ढंग से, अच्छे से समझते हैं हम। मान लो मैंने एक चीज बनाता हूँ, मैं फोन बनाता हूँ, तो मैं बैटरी परचेस करूंगा, मैं प्लास्टिक परचेस करूंगा, चिपसेट्स परचेस करूंगा, कैमरा परचेस करूंगा या बनाऊंगा। तो इन सभी चीज़ों का टोटल खर्चा मुझे मिलाना पड़ता है। लेबर को मैंने कितना पैसा दिया, मेरी इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, फ्यूल कितना लगा, जो भी खर्चे मैंने करे उन सभी खर्चों को मैं मिला देता हूँ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। मान लो सब कुछ कर करके एक फ़ोन बनाने की कॉस्ट मुझे पड़ी 28,000 रुपये की। अब मेरा फ़ोन 28,000 रुपये में बचा, फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ प्रॉफिट। अब मैंने इसमें प्रॉफिट ऐड करा, फिर जाकर मैं इसको सेल करता हूँ। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या यूज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये प्रोवाइड करती है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फॉर टू इंटरनल पीपल एंड प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली प्लानिंग के लिए होती है, बजट बनाने के लिए होती है या डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप इसे इसके बारे में शायद थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज में पढ़ सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप अभी मेन क्या पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके अकाउंट सब्जेक्ट में। अब अब रोल क्या है अकाउंटेंट की, ये और देख लेते हैं। आप लोग फ्यूचर अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, तो आप लोगों का रोल क्या है ये भी तो देखना जरूरी है। द रोल है शिफ्टेड फ्रॉम मियर रिकॉर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन। पहले जो अकाउंटेंट था ना, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। टू अ मेंबर ऑफ द डिसीजन मेकिंग टीम। आज जो अकाउंटेंट है ना, वो मॉडर्न अकाउंटेंट, वो मतलब उनका पूरा वर्क चेंज हो गया। अब एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती है, सॉल्विंग क्राइम्स लाइक कंप्यूटर हैकिंग और इंटरनेट थेफ्ट। पहले सिर्फ हम रिकॉर्ड करते थे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो भी हो रहा है उन्हें रिकॉर्ड करना रहता था। आजकल फॉरेंसिक अकाउंटिंग आ गई जिसमें हम क्राइम सॉल्व करते हैं, जैसे कंप्यूटर हैकिंग एंड इंटरनेट थेफ्ट। ई कॉमर्स में हम डिजाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। ये सब भी अकाउंटेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं नॉलेज है कि कैसे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कैसे अकाउंटिंग की जानी चाहिए। और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑन एयर। हमारे बिजनेस का पॉल्यूशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, एयर पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, वाटर पे कितना पड़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे कितना पड़ रहा है, और इसे कैसे ठीक किया जाए, इसे कैसे मैनेज किया जाए। ये सभी रूल्स आजकल के अकाउंटेंट्स के हो गए हैं। अब हमने रिलायबिलिटी पढ़ ली थी, जिसमें न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई भी अनबियास्ड, मतलब कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। और फेथफुल इंफॉर्मेशन, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए रियलिटी की। रेलिवेंस का मतलब हमने देखा था, प्रिडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, और ये हमें फ्यूचर प्लान करने में हेल्प कर सके, फीडबैक दे सके, कन्फर्म्स एंड करेक्ट पास्ट इवैल्यूएशन, मतलब जो भी हमने
पास्ट में करा था उनको इवेल्यूट कर सकें, उन्हें हम समझ सकें। और अंडरस्टैंडेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, मैसेज ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए, ऐसा नहीं कि जो समझ में ही नहीं आ रहा, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहली चीज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का, ताकि हम मेंटेन कर सके रिकॉर्ड्स। देखो अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इतनी सारी हजारों ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं एक दिन में, हम कैसे याद कर सकते हैं उन्हें। तो हम ह्यूमन मेमोरी पे मतलब डिपेंड नहीं रहे, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, हम सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमें याद नहीं रखना पड़े। फिर उनकी मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू मतलब जो भी आपकी इनकम है उसमें से आपने खर्चा माइनस कर दिया, वो आपका प्रॉफिट हो गया। हम हमारे बिजनेस की पोजीशन बता सकें कि हमारे बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और हमारे बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज है, कितना हमें पे करना है। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हम कम्युनिकेट करते हैं ग्राफ की मदद से, चार्ट्स की मदद से या रिपोर्ट्स की मदद से यूजर्स को। जो भी हम ग्राफ चार्ट ये सब चीज़ें बनाते हैं वो सब यूजर्स को हम देते हैं ताकि यूजर्स उससे डेटा निकाल सकें, उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकें कि हमारा बिजनेस कैसा है। तो ये था आपका आज का क्लास। एक छोटा सा प्यारा सा क्लास था और 45 मिनट में हमने सब चीज़ें कर ली हैं और हमने सब कुछ ना बहुत स्लोली पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बहुत फास्ट पढ़ा है, क्योंकि ना ये एक बैच जो ये जो बैच है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच, एक डिटेल्ड बैच है, इसमें हम हर चीज़ डिटेल में कवर कर रहे हैं। थियोरेटिकल पार्ट है, इसीलिए आपको फिर भी थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थ्योरी जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ये जो थ्योरी है ना, ये सभी थ्योरी वाली चीजें आपकी प्रैक्टिकल चीज से कनेक्ट होंगी आगे, और उस टाइम हम हर एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन क्लासेस को दो दो बार देखें ताकि आपको हर एक चीज याद हो जाए। आगे जाकर 1 या 2 दिन में हम लोग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने वाले हैं, मे बी 2 दिन के बाद। बट हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर आप कनेक्ट कर पाओगे, वहां पर आपका मतलब दिमाग खुल जाएगा कि हाँ, जो हम ये थ्योरी में पढ़ रहे हैं ना ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे चल के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया हो, आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में ये कंटेंट कुछ, तो आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखो सब कुछ फ्री में होने वाला है, नोट्स तक फ्री में मिलने वाले हैं, पूरा क्लास 11th आप फ्री में करोगे, हर एक चीज हर क्वेश्चन सब कुछ फ्री में होगा। पूरी क्लासेस आपको मिल रही हैं जैसे आपको डिटेल्ड पेड बैच में मिलती हैं, सब कुछ फ्री में मिल रही हैं। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेक्चर को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और हमारे साथ बने रहिए, हम पे विश्वास रखिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ट्रस्ट में। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, अकाउंटिंग के और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज साहिल राठौर साइनिंग ऑफ।